आपको उत्तम संधि कठिन लगती है तो आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तम संधि को समझेंगे सबसे सरल रूप में। तो उत्तम संधि को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि उत्तम संधि में दो कंडीशन बनती है, एक स्वर वर्ण को लेके, एक व्यंजन वर्ण को लेके। तो जब और उत्तम संधि को इजी वे में सीखने के लिए इसमें कुछ जो है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में जरूर बैठाने हैं, और जब हम उसको बैठा लेंगे तो हमारे लिए उत्तम संधि क्या है, सरल लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तम संधि। सबसे पहले तो हमारी जो उत्तम संधि है वो जो है किसका प्रकार है, विसर्ग संधि का प्रकार है। अब विसर्ग संधि का प्रकार है तो इसका मतलब इसमें कौन सा नियम लागू होगा, हमारा विसर्ग संधि का। कौन सा नियम लागू होगा, विसर्ग संधि का। आप लोग जो है इस उत्तम संधि को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं एक मैथ का जो ब्रैकेट वाला सवाल आता है, ऐसे करके फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, इस तरह से बनता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो इसमें क्या है, सबसे ये जो है रेखा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। कहने का मतलब बता रही हूं मैं आपको कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यदि ये रहता है तो फिर इसको, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके अंदर जो भी गुणा भाग जोड़ घटाना दिया है वो। फिर ये जब सॉल्व हो जाता है तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, और ये सॉल्व हो जाता है तो फिर अंत में किसको सॉल्व करते हैं, बड़े वाले कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग मतलब सोच रहे होंगे मैथ नहीं पढ़ा, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप लोगों का माइंड जो है किस तरह से समझ सकता है। तो ये जो सवाल जैसे मैथ में इसको करते हैं ब्रैकेट वाला, अब उसमें भी रूल है कि पहले क्या है, हम लोग भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर क्या प्लस करते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ऐसे ही हमारा क्या है, उत्तम संधि है, या कह लीजिए जो हमारी विसर्ग संधि है। कुछ सवालों में क्या है, कोष्ठक ये वाला देके सीधे बड़ा वाला दे देता है, यानी विसर्ग संधि में कुछ में क्या है, कुछ कम रूल लगेंगे, और कुछ में क्या है, हमारा रेखा कोष्ठक भी रहता है, छोटा भी रहता है, मंझला वाला भी रहता है, और बड़ा वाला भी रहता है। तो मतलब चारों चीजें हमें क्या है, सॉल्व करनी है। किसी में 2 ही सॉल्व करना रहता है, किसी में 3 सॉल्व करना रहता है। तो जिस तरह मैथ का जो ये ब्रैकेट वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी तरह हमारा जो है हमें विसर्ग संधि भी सॉल्व करनी होती है। विसर्ग संधि में क्या होता है कि इसमें स्वर संधि भी काम करती है, व्यंजन संधि भी काम करती है, साथ ही साथ हमारा क्या है, विसर्ग संधि का जो रूल है वो तो फॉलो होगा ही होगा। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि जिस तरह ये ब्रैकेट वाला मैथ में सवाल है, तो जो ब्रैकेट रहता है उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं। उसी तरह हमारी संस्कृत में जो विसर्ग संधि है वो है। अब विसर्ग संधि में हमें स्वर संधि का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि आएगा तो, व्यंजन संधि का भी नियम लागू हो सकता है यदि उसकी जरूरत है तो। फिर क्या है, विसर्ग संधि का जो नियम है वो तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो कुल मिला के विसर्ग संधि अपने आप में पूरी अपने से होने वाली नहीं संधि है। इसमें जो है स्वर और व्यंजन संधि का भी सहयोग कहीं ना कहीं रहता है, और विसर्ग संधि को पूरा करने के लिए जिस संधि की जहां जरूरत पड़ती है उस संधि को ले लिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कुल मिला के, कि जैसे मैथ का हम सवाल करते हैं ब्रैकेट वाला, उसी तरह हम लोग संस्कृत में जो विसर्ग संधि है उसको भी सॉल्व करना है। यानी हमारा स्वर संधि का भी सहयोग रहेगा, व्यंजन संधि का भी रहेगा, और विसर्ग संधि का तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए समझते हैं, इसमें भी छोटी छोटी बातें उसको पहले देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, उत्तम संधि में हमारा पहला पॉइंट है कि क्या प्रयोग होगा, अप्रयोग होगा। क्या, अ, स्वर वर्ण में इसका काम है। ठीक, रुत्त संधि में क्या था, अ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, उसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो सकता था। लेकिन उत्तम संधि में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अ काम करेगा, इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण काम नहीं करेगा। कोई भी स्वर वर्ण क्या करेगा, काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, अ काम करेगा। यानी सिर्फ और अ की जरूरत है, और ना ई की जरूरत है, ना ऊ की, ना री की, ना ओ की। अब जैसे रुत्त संधि में क्या था कि विसर्ग से पहले ई ऊ या हमारा ए ओ आ सकता था, लेकिन सिर्फ अ नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि उत्तम संधि में सिर्फ अ आएगा, इसके अलावा कोई भी स्वर वर्ण काम नहीं करेगा, चाहे वो ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे ए हो, चाहे अ हो। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। फिर इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि उत्तम संधि में जो है, जो ये विसर्ग है, क्या बनेगा, ऊ बनेगा। क्या बनेगा, ऊ बनेगा। अब ओ बनने के बाद ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब इस ओ को, ओ तो बनेगा ही, साथ ही साथ जो अ है वो किसका रूप ले लेगा, अवग्रह चिन्ह का ले लेगा। किसका ले लेगा, अवग्रह चिन्ह का ले लेगा। तो यानी विसर्ग से ऊ बनेगा, फिर ऊ से जो है हमारी ऐसी कंडीशन आएगी। अब वो कंडीशन क्या, उसको जानने के लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगी, जब समझाऊंगी तभी बताऊंगी। तो संधि में हमारा विसर्ग ऊ में बदलेगा, फिर ऊ से ओ में बदलेगा,
और फिर ओ से, यहाँ पे ये इसकी क्या है, ऑप्शनल है, विकल्प से है, ठीक है। मतलब स्वर वर्ण रहेगा तो ये बनेगा, और व्यंजन वर्ण रहेगा तो ये अवग्रह चिन्ह नहीं बनेगा, ठीक है। ये बात है। ये तो हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इसमें हमारा कौन सा प्रयोग होगा, प्रत्याहार, हस प्रत्याहार का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हस प्रत्याहार का। अब हस प्रत्याहार कैसे बना, ये जो हमने लिखा है ह य व र ट लण य मंगणनम झ भ य घड़ दस जब गड़ दस, ये क्या है, हमारा हस प्रत्याहार का वर्ण है। तो इसमें जो है हम लोग प्रत्याहार कैसे बनाते हैं कि जैसे अब हस लिखा है तो हस में ह से शुरू होगा, ठीक है, और इस स पे क्या होगा, खत्म होगा। अब ये ह कहाँ है, यहाँ पे है, यानी यहाँ से शुरू होगा, और स कहाँ है, यहाँ पे है, तो इस स पे क्या होगा, खत्म होगा। तो हमारा इस ह से लेके इस स के बीच जितने भी वर्ण हैं वो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आए। जितने भी इत संज्ञक वर्ण है, जैसे ये ट है, अणा है, म है, इया है, मूर्धन्य श है, और क्या है, तालव्य श। इसका जो काम है सिर्फ क्या है, इत संज्ञा है ये, इनको जो है छोड़ के लिखेंगे, यानी यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, इसके बीच जितने भी इत संज्ञक वर्ण है उसको छोड़ के। अब देखिए इसमें ह य व र ल, यानी ह है और क्या है, अंतस्थ वर्ण है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार बता रही हूँ, ठीक है। फिर या म अंगाणा न, ये क्या है, पांचवा अक्षर है, जो क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया, इस जो पांचवें लाइन पे आता है वो है अंगा इयाड़ा नम। और फिर क्या है, झ भ घ ध, ये क्या है, पांचों चौथे नंबर के वर्ण है। जैसे क ख ग घ, ग बोलते हैं ना, ग के बाद घ, उसी तरह ये देखिए घ है, ऐसे ही ढ है, फिर क्या है, ध है, फिर क्या है, ये जो ज ब ग द, ये क्या है, तीसरे नंबर का वर्ण है। किस नंबर का, तीसरे नंबर का। जैसे क ख ग, ग बोलते हैं तो तीसरे नंबर पे आया ना, तो च छ ज, प फ ब, ऐसे आया ना, ट ठ ड हड़, फिर त थ द, ये क्या है, तीसरे नंबर पे हो गया। कुल मिला के हिंदी वर्णमाला का अंतस्थ वर्ण, साथ ही साथ पांचवा वर्ण, फिर चौथे नंबर का और तीसरे नंबर का, ये वर्ण काम करेंगे हस प्रत्याहार में, ठीक। तो हस प्रत्याहार में हमारा क्या हो गया, इस ह से स के बीच जितने भी वर्ण आए, कौन कौन से आए, अंतस्थ आया, पांचवा वर्ण आया, चौथा वर्ण आया, और कौन सा आया, तीसरा वर्ण आया। तो यानी हस प्रत्याहार में हमारा कौन कौन सा वर्ण काम करेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ, साथ ही साथ कौन सा करेगा, ह। ये जो ह है पहला वर्ण, ये भी काम करेगा, ठीक है। तो ये वर्ण क्या है, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। यानी इन हस प्रत्याहार के जो वर्ण है उससे वर्ण शुरू होता है, तब हमारा वहां पे क्या लगेगा, उत्तु संधि काम करेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट हो गया कि इससे अस्वर वर्ण काम करेगा, दूसरा पॉइंट हो गया कि विसर्ग पहले उ में बदलेगा, फिर उ से ओ बदलेगा, फिर अ जो है किस में बदलेगा, अवग्रह चिन्ह में बदलेगा। और तीसरी बात क्या है कि इसमें किस प्रत्याहार का प्रयोग होगा, हस प्रत्याहार का प्रयोग होगा। किसमें, उत्तु संधि में, उत्तु संधि में, ठीक है। ये उत्तु संधि के मतलब बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखना है। इसे ही आप पॉइंट बना के याद रख लेते हैं तो आपको संधि जो है कठिन नहीं लगेगी कि उसका कौन कौन सा मेन वो है, ठीक। अब चौथी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि उत्तु संधि का है, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है उत्तु संधि की, याद रखने वाली, ठीक है। उत्तु संधि में दो रूल बनेंगे। कितने रूल बनेंगे, दो बनेंगे। एक किसको लेके, स्वर वर्ण के हिसाब से, और एक किसको लेके, व्यंजन वर्ण को। जब स्वर वर्ण रहेगा तो हमारा सूत्र क्या लगेगा, अतो रोर प्लुताद प्लूते। जब स्वर वर्ण रहेगा तो ये हमारा सूत्र लगेगा, अतो रोर प्लुताद प्लूते। और जब व्यंजन वर्ण रहेगा तब हमारा सूत्र क्या लगेगा, हसी च। कौन सा लगेगा, हसी च। हसी च का मतलब क्या है, हस प्रत्याहार का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं उत्तु संधि को इजी बनाने के लिए। इन बातों को यदि हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो उत्तु संधि हमें आदी आ जाएगी, ठीक। अब इसको समझते हैं कि इसके नियम और इसके एग्जाम्पल के साथ। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि उत्तु संधि की दो कंडीशनें होंगी। कितनी होंगी, दो बनेंगी। कौन सी, एक स्वर वर्ण से रिलेटेड और एक किससे होगी, व्यंजन वर्ण से रिलेटेड, ठीक। एक सूत्र है हमारा अतो रो प्लुताद प्लूते। ठीक है, ये सूत्र किस पे लगेगा, जब स्वर वर्ण रहेगा तब, ठीक। दूसरा सूत्र है हमारा हसी च। क्या है, हसी च। दूसरा सूत्र क्या है,
हसी च। ये सूत्र कब लगेगा उत्तु संधि में? जब जो दूसरा पद है क्या होना चाहिए? व्यंजन वर्ण होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे इसके नियम और एग्जाम्पल के साथ इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे, तब हमें उत्तु संधि आसानी से आ जाएगी। तो सब लोग जो है पहले ध्यान से सुन लीजिए कि जो उत्तु संधि है इसमें जो पहला पद होता है, मैं यहाँ आपको रफली समझा दे रही हूँ कि जो ये पहला पद है, दूसरा पद है। संधि होती है तो दो पद होते हैं, एक पहला एक दूसरा। तो जो पहला पद है उसमें विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? अ होना चाहिए। ठीक, और जो दूसरा पद है उसमें क्या है? यदि स्वर वर्ण अ आ गया तब कौन सा काम करेगा सूत्र? ये वाला, अतो रोर प्लुताद वाला। ठीक, और जो दूसरा सूत्र है हसी च, वो किसको लेके होता है? व्यंजन वर्ण को। तो पहले पद में तो हमारा विसर्ग से पहले अ क्या है? कंपलसरी है, यानी विसर्ग से पहले जो शब्द होगा उसको जब हम तोड़ेंगे तो उसका अंतिम जो वर्ण है अ होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी हसी च के लिए कि यहाँ पे जैसे स्वर वर्ण क्या है? अ है, अ है, क्या है? अ है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? हस प्रत्याहार का वर्ण होगा। किसका वर्ण होगा? हस प्रत्याहार का वर्ण। ठीक है, तब हमारा कौन सा सूत्र काम करेगा? हसी च। कौन सा काम करेगा? हसी सा। अब देखिए दोनों में समानता क्या है कि जो पहला पद है, जो पहला पद है वो कंपलसरी है, चाहे वो स्वर वर्ण के लिए हो चाहे व्यंजन वर्ण के लिए, दोनों में है ना उत्तु संधि की एक जो है नियम जो है, एक वो रूल कंपलसरी है, यानी विसर्ग से पहले क्या है? अ होना ही चाहिए। यदि विसर्ग से पहले अ नहीं है तो उत्तु संधि काम नहीं करेगी। ठीक है, उत्तु संधि कब काम करेगी? जब जो पहला पद है, जो पहला पद है उसमें जो शब्द है उसको तोड़ेंगे और उसको तोड़ने के बाद यदि विसर्ग से पहले अ आता है तब तो हमारा उत्तु संधि काम करेगा। अब दूसरी सिचुएशन देखेंगे कि दूसरे पद में अ है, ये क्या है? ये स्वर वर्ण के लिए है। ठीक है, हम समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि एक ही में मिक्सअप करके दे दिया जाता है तो हम नहीं समझ पाते हैं। ये मैंने आप लोगों को इजी बनाने के लिए जो है इस तरह से समझा रही हूँ, तभी आप लोगों को उत्तु संधि जो है कठिन नहीं लगेगी। तो अब जो पहले पद में तो विसर्ग से पहले अ है ही है, बस बदला क्या है? यहाँ का वर्ण। अब इसमें क्या था? स्वर वर्ण अ था, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारा क्या आ जाएगा? व्यंजन वर्ण। और वो भी कैसा व्यंजन वर्ण? जो हस प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी इसमें से कोई वर्ण हो, यानी अंतस्थ वर्ण ह और पांचवा, चौथा और तीसरा वर्ण। ठीक है, यदि इन वर्णों से शुरू होता है कोई शब्द तब तो हमारा हसी च सूत्र लेके क्या बनेगा? हमारा उत्तु संधि काम करेगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो नियम क्या है कि पहले पद में विसर्ग से पहले अ आना चाहिए। साथ ही साथ यदि दूसरे पद में अ है तब तो हमारा उत्तु संधि का कौन सा सूत्र काम करेगा? अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र काम करेगा। और यदि विसर्ग से पहले अ है लेकिन जो दूसरा पद है यदि हस प्रत्याहार का वर्ण है और उससे शब्द शुरू हो रहा है तब हमारा ये सूत्र ना लग के कौन सा सूत्र लगेगा? हसी च सूत्र लगेगा। हसी च दिया है ना, या च मीन्स क्या होता है? और हसी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? हस प्रत्याहार। तो यानी ये जो सूत्र है ये स्वर वर्ण के लिए है। जब यहाँ पे जो दूसरा पद है स्वर वर्ण आएगा तब ये वाला सूत्र लगेगा, और यदि यहाँ पे हस प्रत्याहार आ गया दूसरे पद पे तो हमारा हसी च सूत्र लगेगा। कहने का मतलब कि उत्तु संधि के दो सूत्र हैं, एक है अतो रोर प्लुताद प्लुते जो स्वर वर्ण के लिए काम करेगा, यानी स्वर वर्ण क्या? अ, सिर्फ और सिर्फ अ, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारा? हसी च, जो दूसरा सूत्र है हसी च, उत्तु संधि का जो दूसरा सूत्र है हसी च, वो कब काम करेगा? जब दूसरे पद में हमारा क्या? अस्वर वर्ण ना होकर क्या होगा? हस प्रत्याहार का वर्ण होगा तब, यानी जब व्यंजन वर्ण होगा स्वर वर्ण अ नहीं काम करेगा तब हसी च सूत्र लग जाएगा। अब आगे बात समझ में कि उत्तु संधि के दो सूत्र हैं, एक अतो रोर प्लुताद प्लुते जो दूसरे पद में अ आएगा तब काम करेगा, और हसी च दूसरा सूत्र है जब दूसरे पद में हस प्रत्याहार का वर्ण आएगा तब काम करेगा। तो आप लोगों को उत्तु संधि समझ में आ रही है? आ रही है समझ में धीरे धीरे? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ना। अब चलिए इसको समझते हैं कैसे ऊ से विसर्ग से ऊ बना और फिर कैसे बना हमारा क्या? ओ बना और फिर अवग्रह चिन्ह में बदला। ठीक है, तो अब इसको जो है बस मैं यहाँ पे ऊपर रूल लिखूंगी और एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगी। तो चलिए जानते हैं उत्तु संधि का नियम क्या है कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए? अ आना चाहिए। अ कंपलसरी है, विसर्ग से पहले अ कंपलसरी है। फिर जो दूसरा पद है उसमें भी यदि अ स्वर वर्ण है यानी हिस्स स्वर वर्ण। ठीक, ये जब आ गया, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा है एग्जाम्पल सह।
और क्या है? अवदत। क्या है? अवदत। अब ये जो सधन अवदत है, इसका जो शुद्ध रूप है क्या बनता है? सो अवदत। अब वो किस तरह से बनता है? ऐसे बनता है। कैसे बनता है? सधन अवदत। जब इसका हम संधि करते हैं तो इसका शुद्ध रूप क्या निकल के आता है? ऐसे सो लिखा रहेगा और फिर क्या लिखा रहेगा? अवदत लिखा रहेगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो अ है क्या है? अवग्रह चिन्ह में है, और ये जो उ विसर्ग है ये उ बना है, फिर जाके क्या बना है? ओ बना है, और किस पे लगा है? फिर सो पे लगा है। अब ये किस तरह से बना है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक, अब ये क्या है? सब लोग इधर ध्यान दीजिए। जो ये स है, क्या स, इसको जब हम तोड़ेंगे स को, तो ये स पूरा यहाँ लिखा हुआ है। यानी संस्कृत में हम लोग जानते हैं कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं क्या होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं। यदि संस्कृत में व्यंजन वर्ण पूरा है तो इसका मतलब उसके साथ अस्वर वर्ण क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इस स को जब हम तोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा? स धन अ। फिर ये आएगा, फिर क्या आएगा? प्लस विसर्ग आएगा। अब फिर यहाँ पे प्लस क्या है हमारा? अवदत। क्या है? अवदत। अब देखिए जो उत्तु संधि का नियम है कि विसर्ग से पहले अ आए। पहले पहले पद में विसर्ग से पहले अ है कि नहीं है? है ना। और जो दूसरा पद है वो किससे शुरू है? अ अवदत जो है अ से शुरू है, और ये अ क्या है? स्वर वर्ण है। ठीक, तो यानी इसका जो नियम है ये पूरा कर रहा है। ये जो हमारा नियम बना है उत्तु संधि का कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए, फिर जो दूसरा पद है वो भी क्या होना चाहिए? अ से शुरू होना चाहिए। तो ये जो नियम है, ये जो शब्द है पूरा कर रहा है कि नहीं? देखिए स को जब तोड़े हैं तो स विसर्ग से पहले अ आ रहा है ना, और जो दूसरा सब पद है वो भी क्या है? अ से शुरू हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको? सब लोग पहले यहाँ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। समझना हमारे लिए जरूरी है। और कोई भी कॉन्सेप्ट है यदि उसको आप अच्छे से एक बार में समझ लेते हैं पूरा मन लगा के, तब वो आपको जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रटा हुआ समझिए एक रूल आप कर पाएंगे। यदि आप रट के कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ एक कर पाएंगे, और समझ के करेंगे तो समझेंगे एक ही बार, और उसके आधार पे दुनिया का कितना भी शब्द आ जाएगा सब कर डालेंगे। तो इसलिए पहले समझना जरूरी है। तो समझिए चीजों को। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो विसर्ग है क्या बनेगा? उत्तु संधि में जो विसर्ग है क्या बनेगा? उ बनेगा। क्या बनेगा? उ। अब ये जो विसर्ग है क्या बन गया? उ बन गया। और इस विसर्ग से पहले क्या है? अ है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। ठीक, अब ये जो विसर्ग है किस में बदल गया? उ में बदल गया। अब यहाँ पे अ और उ क्या बनाएगा? यहाँ पे हमारा पहले तो विसर्ग संधि काम की, विसर्ग से उ बनने के लिए उत्तु संधि। ठीक, यहाँ पे हमारा कौन सा संधि काम किया? विसर्ग संधि, उत्तु संधि। विसर्ग का क्या बन गया? उ बन गया। अब ये अ धन उ, ये किस नियम को पूरा करता है? गुण संधि। जो हमारा स्वर संधि का प्रकार है गुण संधि, वो जो है अ और उ का गुण संधि में अ और उ मिलके क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। ठीक, तो अब ये अ और उ मिलके ओ बन गया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा संधि काम किया? गुण संधि काम किया। और किसका है गुण संधि? स्वर संधि का है। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि विसर्ग संधि में हमारा जो है स्वर संधि भी काम करेगा, व्यंजन संधि भी काम करेगा, विसर्ग संधि तो काम करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे अ और उ मिला तो यहाँ पे गुण संधि लग गया। अब जब गुण संधि लग गया तो ये जो अ और उ है मिलके क्या बना दिया? ओ बना दिया। ठीक है, अब आप बात समझ में आ गई कि विसर्ग से उ कैसे बना, उ से ओ कैसे बना? आ गई बात समझ में? अब इसके बाद आखिरी स्टेज क्या आती है? ये जो उ, अब हमारा शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? स धन ओ। ये जो स है ये और उ मिलके ओ बन गया, तो ये स और ओ मिलके क्या बन गया हमारा? सो। क्या बन गया? सो। ठीक है, ये तो हमारा किसका क्रम हो गया है? पहले पद का हो गया है। ठीक, पहला पद में क्या हुआ है कि विसर्ग जो है उ में बना है। किस आधार पे? उत्तु संधि के अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र के अनुसार। ठीक, फिर ये यहाँ पे अ और उ क्या लग गया है? गुण संधि। यहाँ पे गुण संधि का नियम लग गया है। अब जब गुण संधि का नियम जो है लागू हो गया है तो उसे हमें पूरा करना ही करना है। तो गुण संधि का जब हम नियम लगाए तो पूरा जो गुण संधि का आया क्या बन के आया? ओ बन के आया। अब ये ओ जब इस स से जुड़ेगा तो इस स को और ओ को मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। ठीक, ये पहले पद का जो है पूरा काम है।
फिर ये जो हमारा दूसरा पद है, ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए इधर इसको भी समझाना है, इसीलिए मैं जो है इसको कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो जब दोनों सूत्र आखिरी में होंगे तो उसको कंपेयर करके भी मुझे समझाना है, ठीक है। तो छोटा छोटा लिखते रहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो अवदत है, ठीक, यहाँ पे ये जो अवदत शब्द आया तो शोधन क्या हो गया, अवदत। अब ये जो शोधन अवदत है, ठीक है, शोधन अवदत। अब यहाँ पे स में ओ का मात्रा है, किसका, ओ का, और यहाँ पे क्या है, अ का। जब जो पहला पद है उसमें ए का मात्रा रहे चाहे ओ का मात्रा रहे, ठीक है। फिर जो दूसरा पद है उसमें यदि अ आ गया तो एंग पदांत दत्ती सूत्र से, यानी पूर्व रूप, जो हमारी स्वर संधि का जो प्रकार है पूर्व रूप संधि, वो यहाँ काम करेगा। कौन सी संधि काम करेगी, पूर्व रूप संधि का जो नियम है वो काम कर रहा है कि एंग यानी ए हो चाहे ओ हो, ठीक, और जो दूसरा पद है वो क्या हो, अ से शुरू हो, तो ये अ क्या हो जाएगा, पूर्व रूप बन जाएगा, यानी अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। अब जो हमारा स्वर संधि का एंग पदांत दत्ती सूत्र, पूर्व रूप का सूत्र जो है लग के क्या बन जाएगा, हमारा शब्द हो जाएगा सो, और ये जो अ है किसमें बदल जाएगा, अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा, वदत। तो ये जो शब्द है सधन अवदत, ये संधि होके क्या रूप बना, सो अवदत, यानी विसर्ग से पहले ऊ बना, फिर ऊ से ओ बना, ओ से क्या बना, ओ और अवग्रह चिन्ह, ये बना। ये जो शब्द है ये बन के आया है हमारा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई कि विसर्ग ऊ बना उत्तु संधि के अतोरोर प्लुताद सूत्र के अनुसार। इसका नियम क्या है, और रहना चाहिए विसर्ग से पहले, और जो दूसरा पद है क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। तो यहाँ पे स को जब तोड़े हैं तो विसर्ग से पहले अ आया है, और ये जो अवदत शब्द है इसमें जो अ है क्या है, अ से शुरू है, अ स्वर वर्ण से, यानी इस नियम को क्या है, पूरा कर रहा है। तो ये विसर्ग पहले ऊ बना उत्तु संधि के इस सूत्र के अनुसार, फिर अ और ऊ क्या है, गुण संधि को लागू कर दिए, तो अ और ऊ क्या बन गया, ओ बन गया, यानी यहाँ पे ऊ से ओ कैसे बना, गुण संधि लगने की वजह से बना, ठीक है, मतलब सीधा सिंपल तरीका यही है। फिर ये जो गुण संधि है यहाँ पे जब ये सो बना दे रहा है और अवदत हो जा रहा है, तो फिर यहाँ पे हमारा जो है पूर्व रूप संधि का जो है नियम लागू हो जा रहा है। और जब पूर्व रूप संधि का नियम लागू हो जा रहा है तो ये जो अ है हमारा किस में बदल जा रहा है, अवग्रह चिन्ह में बदल जा रहा है, और हमारा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरी संधि तब जाके कंप्लीट होगी। समझ में आई बात, तो ये समझ में आ गया च, जो उत्तु संधि का दूसरा सूत्र है हसी च, वो कैसे काम करेगा। तो इसका क्या नियम है, इसका नियम है कि विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, अ होना चाहिए। तो पहली जो सिचुएशन है दोनों में क्या है, सेम है, कि पहला जो पद है उसमें विसर्ग से पहले अ कंपलसरी है, और जो दूसरा है उसमें क्या होना चाहिए, हस प्रत्याहार वर्ण। किसका वर्ण होना चाहिए, हस प्रत्याहार का वर्ण, और हमने अभी हस प्रत्याहार यहाँ समझा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि हस प्रत्याहार वर्ण हो गया। अब चलिए इसको समझते हैं, ये जो नियम बना हसी च सूत्र के अनुसार उत्तु संधि का किस तरह काम करता है। तो अब इसका जो उदाहरण है हमारा क्या आ जाता है, तपह धन वनह, ठीक। अब इस तपह शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है, त धन अ, त हो गया क्योंकि त पूरा है यानी अ स्वर वर्ण जुड़ा है, फिर प भी पूरा है तो यानी प में भी क्या है, अ जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है वो अर्धमात्रिक होते हैं, और अर्धमात्रिक है तो इसका मतलब हलंत के साथ लिखे होंगे, और जब हलंत के साथ नहीं लिखे हैं इसका मतलब क्या है, उसमें स्वर वर्ण जुड़ा हुआ है। तो स्वर वर्ण कोई नहीं रहेगा तो अ तो जरूर रहेगा, ठीक। ई वाला हमें देख के पता चल जाता है, ऊ वाला भी देख के पता चल जाता है। अब जैसे ई वाला रहेगा तो ऐसे रहेगा चाहे ऐसे रहेगा, ऊ वाला रहेगा तो चाहे ऐसे रहेगा, ए वाला रहेगा तो ऐसे रहेगा, ओ वाला रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक। तो वो सारे स्वर वर्ण तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो हमारा अ वाला है उसमें ऐसे जुड़ जाता है, ठीक। यानी बस इस हलंत को हटा देगा और पूरा लिखा है तो मतलब अ जुड़ा हुआ है, इतना समझ जाएगा। तो ये हो गया। फिर ये जो वनः शब्द है क्या है, वनः, वनः जो है, वनः में जो ये व है हस प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं, हाँ यह व आया कि नहीं, व हस प्रत्याहार में व आया, आ रहा है ना, यानी ये जो व है क्या है, हस प्रत्याहार का वर्ण है। तो जो पहला नियम है विसर्ग से पहले अ आना चाहिए, आया है, और जो दूसरा पद है हस प्रत्याहार का वर्ण है ये भी आया है, हस प्रत्याहार का वर्ण है ये,
और ये जो ये बात आ रही है ये भी पूरा हो रहा है, यानी ये जो शब्द है तपो धन वना, ये क्या है, हसी च सूत्र को पूरा कर रहा है। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है, ये जो विसर्ग है क्या बनेगा, ऊ बनेगा। क्या बनेगा, ऊ बनेगा। और इससे पहले क्या है, अ है। यहाँ पे ये अ है कि नहीं है, तो अब ये अ धन ऊ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। संधि तो मेन यहाँ पे ना हो रही है, ये बाकी शब्द तो जो वर्ड है साथ साथ चल रहे हैं ना। मेन फोकस हमें यहाँ करना है विसर्ग प्लस से पहले और प्लस के बाद। अब यहाँ पे प्लस से पहले जो विसर्ग है किस में बदल गया, ऊ में बदल गया। क्यों, उत्तो संधि के अनुसार। और उत्तो संधि का यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है, हसी च। कौन सा लगा है, हसी च। हसी च क्यों लगा है, क्योंकि जो दूसरा पद है वो किससे शुरू है, हस प्रत्याहार के वर्ण से शुरू है, इसलिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लागू हो गया, ओ बन गया, तो हमारा गुण संधि का नियम। अ और ऊ जो है यहाँ पे हमारा गुण संधि लगा, तो क्या बन गया, ओ बन गया। अब यहाँ पे हमारा जो शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अ प्लस ऊ, ये क्या है हमारा, ओ बनता है। ओ कैसे बना, गुण संधि का नियम लगने की वजह से। ठीक, इसके बाद ये जो हमारा शब्द है अ धन अ धन प धन अ, ये क्या है, जुड़ता जाएगा। ठीक, बस काम क्या है, इतने में हो रहा है। अ विसर्ग से, विसर्ग और विसर्ग से पहले जो वर्ण है वो। अब ये क्या है गया सब, त और त हो गया, प और प में क्या हमारा जोड़ना है, ओ जोड़ना है। तो यहाँ पे शब्द क्या बन गया, तपो। ठीक है, यहाँ पे त पूरा हो गया। क्यों, इस त और अ एक साथ जुड़े हैं तो त हो गया, और ये प आधा है, अब अ और ऊ मिलके ओ बनाए, तो ये क्या शब्द हो गया, तपो हो गया। ठीक, फिर क्या है, ये जो दूसरा जो शब्द है वना, ये जो वना शब्द है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये जो व है हमारा क्या है, जुड़ जाएगा, और हमारा यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, वना। तो तपो धन वना क्या बन जाएगा हमारा, तपो वना। अब यहाँ पे पहले वाले, यहाँ पे देखिए अवग्रह चिन्ह क्यों नहीं हुआ। अब इस बात को समझ लीजिए कि अवग्रह चिन्ह कब होगा, कि जो दूसरा पद है अ से शुरू होगा तब। यहाँ पे जो दूसरा पद है किससे शुरू है, व से शुरू है, इसलिए यहाँ पे पूर्व रूप संधि का नियम नहीं लगा है। इसमें पूर्व रूप संधि का नियम लगा है। क्यों, क्योंकि जो पहला पद है उसमें ए और ओ से शुरू हो, ए और ओ आ रहा है अंत में, साथ ही साथ जो दूसरा पद है किससे शुरू है, अ से शुरू है, तो ये पूर्व रूप संधि का नियम का पालन कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पूर्व रूप संधि लग के ये जो अ है अवग्रह चिन्ह बदला है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, तपो, ओ तो है, पहला जो पद है ओ तो है, लेकिन जो दूसरा पद है वो से शुरू है, अ से नहीं शुरू है। ये आप लोगों का कंफ्यूजन आएगा ना कि इसमें मतलब अवग्रह चिन्ह में बदला, इसमें नहीं बदला है। तो यही जो अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। हसी चा सूत्र क्यों लगा इसमें, क्योंकि यही आखिरी में आके क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो वर्ण जब व्यंजन वर्ण रहेगा तो वो हसी चा सूत्र लगेगा उत्तो संधि का, और वो यहीं पे अपना जो संधि है यहीं पे पूरा हो जाएगा। यानी जो हसी च सूत्र है उसमें विसर्ग ऊ में बदलेगा, फिर उसके बाद जो विसर्ग ऊ में बदला है गुण संधि लागू होगा तो वो ओ में बदल जाएगा, और फिर उसके बाद वहीं पे ये संधि क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। इसलिए जो शब्द है क्या बन जाता है, तपो वना। इसके और भी एग्जाम्पल है, मनोरथ है, बालो गच्छति है। ठीक है, यानी ओ का मात्रा जो है आपको बीच में देखने को मिलेगा, आप यूं समझ सकते हैं। ठीक, उत्तो संधि में हमारा ऊ से, विसर्ग से ऊ बना, और फिर ऊ से ओ बनेगा, किस आधार पे, गुण संधि लगने की वजह से। और फिर अवग्रह चिन्ह अ कब बदलेगा, जब उसमें अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र लगेगा, और यहाँ पे जो दूसरा पद अ है वो पूर्व रूप संधि का नियम लागू कर देगा, तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यानी नहीं लगेगा तो ये रूप आएगा संधि का, और लगेगा तो ये रूप आएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और स का सीधी बस यही बात याद रखिएगा कि जब दूसरा पद में अ रहेगा, ठीक है, तब ये वाला सूत्र लगेगा, और उसमें जो है अवग्रह, अ जो है अवग्रह में बदलेगा, और ऊ तो ओ में बदल ही रहा है। ठीक, अब जो हसी च सूत्र लगेगा तो जो दूसरा पद है उसमें व्यंजन वर्ण होगा, यानी हस प्रत्याहार का वर्ण होगा, साथ ही साथ वो विसर्ग से ऊ बनेगा, ऊ से फिर ओ बनेगा गुण संधि के आधार पे, और फिर उसके बाद वहीं पे वो संधि क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो फिर से एक बात समझ लीजिए कि उत्तो संधि के दो सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, दो। एक है अतो रोर प्लुता प्लुते, और दूसरा सूत्र है हसी च। उत्तो संधि का नियम क्या है कि विसर्ग से पहले अ क्या है, कंपलसरी है पहले पद में, और जो दूसरा पद है यदि अ आ जा रहा है तो उसका सूत्र लग जाता है अतो रोर प्लुताद प्लुते, और यदि हस प्रत्याहार का वर्ण है दूसरे पद में तब कौन सा सूत्र लग जाता है, हसी च लग जाता
है। तो आई होप आप लोगों को जो उत्तु संधि है उसका नियम, उसका उदाहरण, उसका कैसे संधि रूप बना, ये समझ में आया होगा। मैंने जो आप लोगों को उत्तु संधि समझाया अभी तक वो कितना समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं मिटा ली हूँ। ठीक है, आपको यदि नहीं समझ में आया तो बैक करके फिर से 2-3 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस मोटा मोटी है कि विसर्ग उ बनेगा, उ से ओ क्यों बना, गुण संधि लगने की वजह से। और फिर ओ के बाद जब अ है तो यहाँ पे पूर्व रूप संधि का नियम लग जाएगा, इसलिए जो अ है किस में बदल जाएगा, अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। यहाँ पे जो है अ नहीं है इसलिए अवग्रह चिन्ह में नहीं बदला है, इसमें भी विसर्ग उ में बदला है उत्तु संधि के हसी सूत्र के अनुसार। फिर ये जो गुण संधि में अधन उ गुण संधि का नियम लग गया तो ओ बन गया, और फिर अंत में हमारा क्या आ गया, ओ वाला रूप आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया? आप लोग नहीं समझ में आया तो कमेंट करके फिर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, या कभी आगे भविष्य में क्लास बनाऊंगी तो अच्छे से और अच्छे से बनाऊंगी। अब लंबा बनाने का मतलब क्या, आप लोग देखते नहीं है और फिर मेरे लिए मतलब समझिए 1-1 मिनट क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इसी में सारा काम भी मैनेज करना है। और ये जो अपना जो समय है ये समझिए निकाल के मैं किस तरह से बनाती हूँ। अब बनाने तक ही नहीं सीमित, अब बनाओ तो फिर उसकी एडिटिंग भी करनी पड़ती है, और एडिटिंग में भी समझ लीजिए टाइम लगता है। फिर थंबनेल बनाओ, फिर उसके बाद जो है वीडियो लोड करो, कई सारी प्रोसेस है, तब जाके आप तक वीडियो पहुंचती है। तो उसके लिए भी क्या है, समय चाहिए। ठीक है, तो देखूंगी अभी तो मतलब इजी वे में मैंने सबसे सरल तरीके से अपनी तरफ से सबसे सरल तरीके से बताया है आप लोगों को कि आप लोग एक बार में ही उत्तु संधि समझ जाएं। ठीक, अब जो है हम उत्तु संधि का मोटा मोटा आपको यदि संक्षेप में उत्तु संधि समझना है तो कैसे समझेंगे ये समझ लीजिए। संक्षेप में कि विसर्ग जो है किस में बदलेगा, उ में बदलेगा, फिर उ किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा, और फिर यहाँ पे जो अ है अवग्रह, ये क्या है, विकल्प से। विकल्प से क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये क्या है, कब लगेगा, जब हमारा स्वर वर्ण अ रहेगा तब। ठीक है, और जो व्यंजन वर्ण यानी हस्त प्रत्यय हल्लक के आएगा तब तो जो है हमारा उत्तु संधि में अवग्रह चिन्ह नहीं बनेगा। अब ये जो विसर्ग है, विसर्ग से उ किसके अनुसार बना, उत्तु संधि लगने की वजह से। ठीक, सबसे सरल तरीके से बता रही हूँ, अब इससे सरल तरीका और कोई नहीं हो सकता है कि विसर्ग उ में बदलेगा किस आधार पे, उत्तु संधि के आधार पे। ठीक, फिर ये उ जो है ओ में बदलेगा किस आधार पे, यहाँ पे गुण संधि लगने की वजह से। कौन सी संधि लगने की वजह से, गुण संधि लगने की वजह से। फिर ये जो ओ है ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ प्लस जो है यहाँ पे प्लस कर लीजिए, क्योंकि सारी प्रोसेस तो यही तक है, यानी इस विसर्ग से लेके उ बनेगा, फिर उ से हमारा ओ बना, और फिर ओ से ये जो अ है क्या है, विकल्प है। अब विकल्प है तो यानी जब अ से शुरू रहेगा तब क्या है, ये अ क्या बनेगा, अवग्रह चिन्ह बनेगा। तो कुल मिला के विसर्ग जब ओ और ऐसे रहे तब हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, अतो रोध प्लुतान प्लुतेन, ये सूत्र लगेगा। ठीक, और दूसरी कंडीशन में जो विसर्ग है यदि सिर्फ इतना आता है तो वो किस सूत्र के अनुसार होगा, हसी च सूत्र के अनुसार। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी जो विसर्ग है उ से इस आखिरी जो कंडीशन होगी ये होगी, उत्तु संधि में जो आखिरी कंडीशन होगी उसका जो बदलाव होगा इस रूप में होगा, या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। ठीक, यदि इसमें है तब तो ये वाला सूत्र लगा है यानी अ है, और जब ये है तो यानी हसी च है, ये वाला सूत्र लगा यानी व्यंजन वर्ण होगा। जो दूसरा पद है वो क्या होगा, व्यंजन वर्ण होगा। ठीक है, तो इतनी सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई। ये सबसे संक्षेप रूप है उत्तु संधि को समझने का। तो आप समझते हैं उत्तु संधि के एग्जाम्पल। आप लोगों की जो बुक है विसर्ग संधि का रुत्व उत्व फिर गुण फिर क्या दिया है, पूर्व रूप ऐसे करके दिया है, फिर नीचे दे दिया गया है हसी च। तो इसको जो है मैंने आप लोगों को इजी वे में बता दी हूँ, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आप लोगों को किस तरह समझाया है, जैसे एलकेजी नर्सरी के बच्चों को समझाया जाता है उस तरह से। अब अभी भी नहीं समझ आया तब तो मुश्किल है, 2-3 बार देखिएगा आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो 2-3 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा जहां पे चीज नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक, अब चलिए जानते हैं उदाहरण किसका, उत्तु संधि का उदाहरण। अब उत्तु संधि का जो उदाहरण है आप लोगों की बुक में
क्या क्या दिया है? एक दिया है बालाधन अयम बालोयम। अब यहाँ पे अवग्रह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे अ क्या है, जो दूसरा पद है किससे शुरू है? अ से शुरू है, इसलिए ओ के बाद अवग्रह जो अ है अवग्रह चिन्ह में बदल गया है। क्यों बदला है? पूर्व रूप संधि का नियम लगने की वजह से। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण क्या है? सधन अवदत, ये तो मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ। क्या हो गया इसका उदाहरण? सो अवदत। बस यहाँ पे यदि अ आ गया तो ये जो अ है किसमें बदल जाएगा? अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। ठीक। और विसर्ग क्या है? पहले ऊ बनेगा फिर ओ बनेगा गुण संधि के आधार पे। ठीक। और क्या है उदाहरण? निरुपः प्लस अवदत। इसका क्या बन गया है? निपो अवदत। निरूपा धन अवदत का क्या बन गया? निरूपो अवदत। यहाँ पे भी ये जो अ है किसका रूप ले लिया है? अवग्रह चिन्ह का ले लिया है। ठीक है। और ये जो विसर्ग है क्या बन गया है? यहाँ पे ओ बन गया है। ठीक है। विसर्ग ऊ से ओ बन गया। क्यों? गुण संधि लगने की वजह से। एक और उदाहरण है चौथा, प्रथमा प्रथमाधन अध्याय। क्या है? प्रथमाधन अध्याय। क्या है हमारा? संधि होके क्या आएगा? प्रथमो अध्याय। यहाँ पे भी देखिए ये जो अ है अवग्रह में बदल गया है, और ये जो विसर्ग है पहले क्या बना? विसर्ग पहले ऊ बनेगा फिर गुण संधि लग के क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है। और ये जो अ है क्या बन जाएगा? पूर्व रूप संधि का नियम लगने की वजह से अवग्रह में बदल जाएगा। तो ये है, ये तो है हमारा किस सूत्र के आधार पे? ये जो सारे एग्जाम्पल हैं किस सूत्र के आधार पे हैं? अतो रोर प्लुताद सूत्र के आधार पे। ठीक। और हमारा और भी एग्जाम्पल है, वो भी देख लीजिए। ये तो हमारा अतो रोर प्लुताद प्लुते उस सूत्र के आधार पे है हमारा। और एग्जाम्पल क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं तपोधन वनः। क्या हो गया है? तपोवनः। अब यहाँ पे ये जो विसर्ग है सीधे क्या बन गया है? ओ बन गया है। अब यहाँ पे क्या है? वह है, इसलिए यहाँ पे अवग्रह चिन्ह नहीं काम किया है। क्यों? क्योंकि पूर्व रूप संधि का नियम नहीं लागू हुआ है, इसलिए। ठीक है। आप लोगों को क्यों, कैसे, किस लिए ये पता होना चाहिए। ठीक। अगला क्या है? मना धन रथ। अब यहाँ पे ये जो विसर्ग है पहले ऊ बना फिर ऊ से ओ बनेगा। किस आधार पे? गुण संधि के आधार पे, गुण संधि लगने की वजह से। और शब्द क्या बन जाएगा? मनोरथ। ऐसे ही एक और उदाहरण है मना धनज मनोज। ठीक है। ये भी इसी का उदाहरण है। ठीक है। उत्तम संधि का ही। और एक और उदाहरण दिया आपकी बुक में, बालाधन गच्छति। अब यहाँ पे बालाधन गच्छति जो है क्या शब्द बन जाएगा? बालो गच्छति। कारण क्या है हमारा? बाला, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। और ये सारे सूत्र किस आधार पे हैं? उत्तम संधि का हसी च सूत्र के आधार पे। क्यों? क्योंकि जो हमारा दूसरा पद है वो किससे शुरू है? हस प्रत्याहार के वर्ण से शुरू है। ये व र ज ग ये सब क्या है? हस प्रत्याहार के वर्ण हैं। अब देखिए इसमें व दिख रहा है, र दिख रहा है, ज दिख रहा है। ठीक। तो इसलिए ये इस पे कौन सा सूत्र लगा है? हसी च सूत्र लगा है। तो पूरी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि उत्तम संधि की दो कंडीशनें बनेंगी। एक में सूत्र बनेगा अतो रोर प्लुताद प्लुते, और जो दूसरा कंडीशन है वो व्यंजन वर्ण के लिए है जिसमें हस प्रत्याहार का वर्ण होगा, और हस प्रत्याहार का वर्ण होने की वजह से इसका सूत्र क्या बन गया है? हसी च। ठीक है। तो जो दूसरा पद है वो जो है सूत्र को जो है समझिए क्या है? चुनेगा। यदि हस प्रत्याहार का वर्ण आ गया दूसरे पद में तो हसी च सूत्र लग गया, और यदि हस प्रत्याहार का वर्ण नहीं आएगा सिर्फ अ आएगा तब कौन सा सूत्र लग जाएगा? उत्तम संधि का अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र लग जाएगा। तो उत्तम संधि में सिंपल है कि विसर्ग जो है किसमें बदलेगा? ऊ में बदलेगा, फिर ऊ से ओ में बदलेगा। किस आधार पे? गुण संधि के लगने की वजह से। फिर यदि पूर्व रूप संधि लग रहा है तब तो अ का अवग्रह बनाएंगे, और नहीं लग रहा है तो नहीं बनाएंगे। ठीक। पूरा जो है निचोड़ समझ में आ गया आप लोगों को? तो वीडियो लंबी तो हो गई है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाए इससे बड़ी अच्छी बात मेरे लिए और नहीं हो सकती है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। वीडियो लंबी हो, छोटी हो, या
मतलब कुछ भी हो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा सिद्धांत यही है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आप लोगों के अंदाज में, आप लोगों की लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उत्तर संधि को समझाने के लिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उत्तर संधि आप लोगों को समझ में आ गया है तो यस कमेंट में जरूर डालिएगा। और आपके अगल बगल जितने भी बच्चे हैं जो संस्कृत लिए हैं, उन लोगों को इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही जो है मुझे आगे ले जाएगा। और मेरा प्रयास यही रहता है कि जो 0 लेवल पे भी है उसको भी संस्कृत आ जाए। यदि वो संस्कृत लिया है, उसको संस्कृत कठिन लग रही है, तो मेरे जरिए यदि उसको संस्कृत आ जा रही है तो ये मेरे लिए क्या है, बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। मुझे सेटिस्फेक्शन इसी बात से मिल जाता है कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उसकी चिंता मुझे नहीं रहती। बस ये मैं देखती हूँ कि हाँ, कितने लोग आज मेरी वीडियो को देखे हैं और कितने लोगों तक मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पहुंचा दिया है। इसी बात को देख के मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि चलो कम से कम घर पे बैठे बैठे मैं इतने लोगों तक अपना ज्ञान पहुंचा दी। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे लिए कि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं संस्कृत, उन तक मेरी वीडियो जा रही है। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, साथ ही साथ लाइक भी करिएगा। और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए संस्कृत को इजी वे में सीखने के लिए। चाहे आप बिगनर हैं, चाहे क्लास 6 से 12 के बीच के जिस स्टैंडर्ड के भी हैं, तो भी आप लोगों के लिए चैनल जो है यूजफुल है। और टेट सीटेट केवीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां तक का तो मैं पढ़ाई रही हूँ। हाँ, टीजीटी पीजीटी बेस का मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो टेट सीटेट केवीएस के जो बच्चे हैं वो भी यदि देख रहे हैं तो देखिए, अच्छी बात। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्माइल के साथ रहिए, माइंड को पॉजिटिव रख के रहिए और आगे बढ़िए। बाय बाय।